Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करेंगे 25 ऑफ फेब के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। उसके बाद आज हमें बात करनी है आईपीओ के बारे में कि भारत आईपीओ में किस पोजीशन पे है और लास्ट ईयर हमने कितने फंड रेज किए हैं यूजिंग द आईपीओ। इसके अलावा यहाँ पर एक नई कमेटी का फॉर्मेशन किया है कि हमारा जो बीमा सेक्टर है, हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें किस तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए। इस कमेटी का फॉर्मेशन किया है, उस कमेटी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा कर्नाटका राज्य हो गया, उन्होंने किस स्कीम को लॉन्च किया है। हमें बात करनी है पीएम किसान योजना के ऊपर और बागेश्वर धाम में क्या होने वाला है महाशिवरात्रि में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखेंगे। एंड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि हमारे ये जो करंट अफेयर्स हैं आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कैटर करते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका बैंकिंग एग्जाम है, एसएससी रेलवे एग्जाम है या फिर आपका सीयूटी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोग ने लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर देंगे। और ऑब्वियसली बात है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम आता है सुनील भारती मित्तल। मित्तल इनका नाम आपने सुना होगा, भारती इंटरप्राइजेस के चेयरमैन है, फाउंडर है। सुनील भारती मित्तल रिसीव ऑनरी नाइटहुड बाय द ब्रिटिश हाई कमीशन। तो सुनील भारती मित्तल जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है भारती इंटरप्राइजेस के, इनको रिसेंटली ऑनरी नाइटहुड टाइटल दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने इंडिया और यूके के बिजनेस को बूस्ट किया है टाई अप करने के लिए। ठीक है, इस अवार्ड का नाम है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये अवार्ड का पूरा नाम है। और अभी हम सभी को पता है कि जो ब्रिटेन के किंग है वो है किंग चार्ल्स थर्ड। और किंग चार्ल्स थर्ड के समय ये पहले इंडियन है सुनील भारती मित्तल जिनको नाइट कमांडेंट ऑफ द मोस्ट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मतलब KBE अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर है? अब इनको कुछ एकेडमिक ऑनर्स भी दिए गए हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनरी डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ फ्रॉम द न्यू कैसल यूनिवर्सिटी एंड ऑनरी डॉक्टर ऑफ लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। तो ये एकेडमिक ऑनर भी मिल चुके हैं। इसके अलावा जो भारती मित्तल जी हैं, सुनील भारती मित्तल जी को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था 2007 में। अभी जो KBE अवार्ड है, इसको पाने वाले कुछ इंडियन पर्सन कौन कौन से हैं? जमशेदजी ईरानी टाटा, इन्हें 1997 में मिला था। रविशंकर जी को 2001 में और रतन टाटा जी को 2009 में अवार्ड मिला था। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको प्रीवियसली KBE अवार्ड मिल चुका है। चलिए अगले पर्सन आते हैं, सव्यसाची। ये वो सब्यसाची डिजाइनर नहीं है जिनके बारे में आप लोग सुनते रहते हैं अक्सर, ये सब्यसाची कर है। और इन्हें नया डायरेक्टर बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ का। अभी जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या करता है? ये इंस्टीट्यूट बेसिकली एक प्रीमियम रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कैसा इंस्टीट्यूट है? ये रिसर्च प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। न्यू दिल्ली बेस्ड है, 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड फिलहाल में जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, इनका नाम है सब्यसाची कर। ठीक है, ये किसको सक्सीड करने वाले हैं? ये चेतन घाटे को रिप्लेस करने वाले हैं। फिलहाल में सव्यसाची जो हैं वो सर्व कर रहे हैं RBI चेयर प्रोफेसर एट IEG। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम, आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट में मुझे लगता है आपके SSC के पेपर में किसी सेट में ये नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लीजेंडरी उड़ीसी डांसर जिनका नाम है मायाधर राउत, पास्ड अवे। तो मायाधर राउत का रिलेशन किस डांस से था? तो उड़ीसी डांसर थे ये। ठीक है, उड़ीसी डांसर यानी फादर ऑफ उड़ीसी डांसर भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ उड़ीसी डांसर भी कहा जाता है। इन्हें पद्मश्री भी मिला है 2010 में। ठीक है, इन्होंने मतलब ये जो मायाधर राउत है, इन्होंने कला विकास केंद्र की स्थापना भी की थी कटक में 1952 में। और ये पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया का जहाँ पे उड़ीसी को सिखाया जाता है, उड़ीसी डांस को सिखाया जाता है। अब आप लोग जब जैसे कि SI वगैरह का पेपर देते हैं, अपने राज्यों में पेपर देते हैं, तो हिंदी भाषा से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हिंदी भाषा में हम बात करते हैं तो आप लोग ने संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, इन सारे टर्म्स को सुना होगा, राइट? तो संचारी भाव को
इंट्रोड्यूस करने वाले उड़ीसी डांसर में पहले पर्सन कौन थे? मायाधर राव थे। संचारी भाव, मुद्रा विनियोग और रस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने वाले उड़ीसी डांसर में किसने इंट्रोड्यूस किया? मायाधर राव ने किया। इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ उड़ीसी डांसर के नाम से जानते हैं। अब इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं पद्मश्री के अलावा। एक है उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977 में, साहित्य कला परिषद अवार्ड 1984, दिस इज इंपॉर्टेंट, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1985। ठीक है, बाकी रिमेनिंग अवार्ड्स को आप पढ़ सकते हो। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट उड़ीसी डांसर्स को ट्रेन भी किया है। तो यहाँ पे जैसे कि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रमानी रंजन जेना या फिर आलोक का पनिकर ये किस डांस फॉर्म से संबंधित है? तो ये सभी लोग उड़ीसी डांस फॉर्म से संबंधित हैं और इनको ट्रेन करने का काम इन्होंने किया है। इनका नाम है मायाधर राउत। ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। ठीक है, कहीं नोट डाउन कर लो, इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी कल, सभी ने देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से डिफीट किया है। ठीक है, ये चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ पर हुई थी? दुबई में हुई थी। हालांकि चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन भारत ने मना कर दिया था, पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे, इसलिए न्यूट्रल वेन्यू आपको दुबई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इसमें यहाँ पे विराट कोहली ने 14,000 ओडीआई रन को कंप्लीट किया है और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है एंड विराट कोहली फास्टेस्ट पर्सन बन गए हैं टू रीच 14,000 रन इन द ओडीआई। तो ओडीआई में मतलब वनडे इंटरनेशनल में 14,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली हैं। इन्होंने 287 इनिंग्स में 14,000 ओडीआई रन को बनाया है और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। सचिन तेंदुलकर ने भी 14,000 ओडीआई रन बनाए हैं, लेकिन कितनी इनिंग्स में? 350 इनिंग्स में। ठीक है, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम किया है। चलिए नेक्स्ट है मोहन बगान। इसके बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, एक हमारे देश का फुटबॉल क्लब है। ठीक है, मोहन बगान सुपर जाइंट विन देयर सेकंड आईएसएल विनर शील्ड। तो मोहन बगान सुपर जाइंट फुटबॉल क्लब ने अपना सेकेंड इंडियन सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया है और इन्होंने उड़ीसा फुटबॉल क्लब को डिफीट करने का काम किया था। फाइनल मैच विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में कोलकाता में हुआ था और ये आपका सिक्स एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। 6 एडिशन है, लेकिन सेकेंड टाइम इस टाइटल को जीतने का काम मोहन बगान ने किया है। मोहन बगान फुटबॉल क्लब एकमात्र ऐसा फुटबॉल क्लब है जो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब दूसरी बार लगातार, जिसने इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड ट्रॉफी को जीतने का काम किया है। ठीक है, कोलकाता बेस्ड फुटबॉल क्लब आपको मोहन बगान देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं आईएसएल विनर शील्ड के बारे में। तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2019-20 में हुई थी। ठीक है, अभी तक 6 बार ये कंपटीशन हो चुका है। पहली बार गोवा ने जीता था और लगातार 2 बार से मोहन बगान इसे जीत रहा है। क्लियर है, टोटल 13 फुटबॉल क्लब ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब जैसे कि जो भी टीम जीतती है, जैसे कि मोहन बगान यहाँ पर जीती है, तो ये डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाती है एएफसी चैंपियनशिप लीग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश एग्री टू लॉन्च न्यू हॉटलाइन बिटवीन द बॉर्डर फोर्सेस। अब यहाँ पे ये क्या बात बोली जा रही है? तो हम सभी को पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है वो काफी लंबी लैंड बॉर्डर है, जहाँ से लगातार काफी माइग्रेशन होता है, इलीगल एक्टिविटी होती है, स्मगलिंग होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो फेंसिंग होती है, तो फेंसिंग को कई बार ब्रीच कर दिया जाता है। यहाँ पे जो भी पर्सनल्स होते हैं, जो भी मतलब नॉर्मल पब्लिक होती है, वो क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम एक नया कम्युनिकेशन लिंक सेटअप करेंगे बिटवीन द डिप्टी कमांडेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बॉर्डर गार्ड। जैसे कि हमारे देश में बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वैसे बांग्लादेश में है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो इन दोनों के बीच में हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 99 फ्रेश पैचेस यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का काम किया जाएगा, जो एक तरीके से बॉर्डर को गार्ड करेगा। ये पहली बार है जब इस तरीके की हाई लेवल मीटिंग हो रही है दोनों फोर्सेस के बीच में, जब से शेख हसीना जी की गवर्नमेंट यहाँ पर गिरी है। ना बात करते बांग्लादेश के बारे में। ढाका इसकी कैपिटल है, टका यहाँ पे करेंसी है। मोहम्मद सफुद्दीन चुप्पू प्रेसिडेंट है और इंतरिम गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
अब यहाँ पे हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से काम करते हैं अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट या एस्पिरेशनल ब्लॉक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसे हम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड दिया जाता है अगर कोई एक्सेम्पशन वर्क करता है इन द सिविल सर्विस। तो यहाँ पे टोटल 710 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब इन 710 डिस्ट्रिक्ट से नॉमिनेशन आए हैं फॉर द अवार्ड। अब ये अवार्ड 3 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है और टोटल 1588 नॉमिनेशंस देखने को मिले हैं। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है और इनोवेशन कैटेगरी है। तो अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन किए जाते हैं। ये जो नॉमिनेशन पोर्टल है ये 27 ऑफ जनवरी से 21 ऑफ फेब तक ओपन था और लगभग 1588 नॉमिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इसमें एक ट्रॉफी दी जाती है और 20 लाख रुपए 20 लाख रुपीज यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट या ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी। ये अवार्ड 21 ऑफ अप्रैल को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे क्योंकि 21 ऑफ अप्रैल को हम सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। विज्ञान भवन में अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कितनी प्राइज मनी है, तो 20 लाख रुपए है। कब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या फिर सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर। अभी बहुत सारी न्यूज है, काफी कुछ डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी जनवरी मंथ को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी मंथ खत्म हो चुका है राइट, तो जनवरी मंथ के मंथली जो कंपाइलेशन है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हो और जनवरी मंथ की मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है जिसमें इन सभी टॉपिक्स को कवर कराया गया है। तो आप मैगजीन को भी बाय कर सकते हो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो अभी एसबीआई वगैरह के पेपर देने वाले हैं, तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए स्पेशल बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन है जिसमें जनवरी मंथ की सभी बैंकिंग न्यूज को और जनवरी मंथ के टॉप 100 बैंकिंग एमसीक्यूज को कवर किया है। केवल 25 रुपीज में है। अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आज के क्लास की हम जो करंट अफेयर्स पीडीएफ है वो भी आपको एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अदरवाइज आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको टेलीग्राम से भी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक पिक्चर के बारे में जिसमें आपको ऋचा चड्ढा देखने को मिलेंगी। तो ऋचा चड्ढा और अली फजल की पहली फिल्म है जो इन्होंने प्रोड्यूस की है जिसका नाम है गर्ल्स विल बी अ गर्ल। ठीक है। गर्ल्स विल बी अ गर्ल्स, ये फिल्म किसकी है, ऋचा चड्ढा और अली फजल की पहली प्रोड्यूस की गई फिल्म है और इसको रिसेंटली इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड 2025 दिया गया है। इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है, ऋचा चड्ढा और अली फजल की फिल्म है जिसका नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स को दिया गया है। ठीक है। कब दिया गया है, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया में दिया गया है और इसका नाम है जॉन कैसेविट्स अवार्ड। ठीक है। जिसको डायरेक्ट कर रही थी सुशी थलाती। इसमें बेसिकली ये अवार्ड किसे दिया जाता है, ऐसी कोई फिल्म बनी है जिसकी बजट $1 मिलियन से कम है। तो $1 मिलियन से कम बजट वाली जो पिक्चर होती है, जो बेस्ट फिल्म होती है, क्रिएटिव फिल्म होती है, उनको जॉन कैसेविट अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर काफी ज्यादा चर्चा में है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। हमने इस पिक्चर को पहले भी डिस्कस किया है, पायल कपाड़िया की पिक्चर है। इसे भी नॉमिनेट किया गया था बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में, लेकिन इन्हें अवार्ड नहीं मिला। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी का अवार्ड फ्लो को मिला है। वही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड नो अदर लैंड को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी टू रिलीज 19th पीएम किसान इंस्टॉलमेंट 22,000 करोड़ रुपीस टू बेनिफिट 9.8 करोड़ फार्मर्स। तो पीएम किसान योजना का 19th इंस्टॉलमेंट रिलीज किया गया है भागलपुर बिहार से। ये 19th इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान योजना का और पीएम किसान योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 में और 22,000 करोड़ रुपए की 19th इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया गया है। पीएम किसान योजना के अंदर हर साल फार्मर्स को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपीज दिए जाते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपीज ईच। क्लियर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मतलब पीएम किसान योजना 2019 की स्कीम है। 6,000 रुपए एलिजिबल फार्मर को पर ईयर दिए जाते हैं। 100% फंडेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इंप्लीमेंट करता है।
चलिए ना बात करते हैं बोडो ट्राइब के बारे में। और हम सभी को पता है कि जो बोडो ट्राइब है वो आसाम राज्य में पाई जाती है। आसाम राज्य की सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है वो बोडो है। अब जो बोडो ट्राइब है उनके कई सारे अपने बिलीफ होते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं उनके अपने अलग रिचुअल्स हैं, अपने अलग ट्रेडिशन है, अपने अलग देवी देवता होते हैं, अपना अलग तरीके से वो पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नया रिलीजन, एक नया धर्म रिकॉग्नाइज किया गया है जिसका नाम है बैथुइज्म। तो बैथुइज्म एक नया धर्म है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द आसाम गवर्नमेंट। कहाँ पर? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में, जहाँ पे बोडो कम्युनिटी रहती है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पे बताया कि ड्यूरिंग द 13 ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी ऑल वातु महोत्सव, वहां पर इसे रिकॉग्नाइज करने की बात की थी। फाइनली आसाम गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म में एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया है जो बोडो ट्राइब के लोग उसे फिल कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, जिसका नाम है बैथुइज्म। ठीक है। इसके अलावा जो बोडो कम्युनिटी के द्वारा बैथ्यू पूजा होती है, इसे स्टेट हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है। ना बात करते हैं बैथुइज्म के बारे में। ये एक ट्रेडिशनल रिलीजन है बोडो ट्राइब का। बोडो ट्राइब आसाम की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो प्लेन एरियाज में रहती है, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के एरियाज में पाए जाते हैं। और एक यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्लांट देखने को मिल रहा है ना, इस प्लांट की ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है। इसकी वर्शिप करते हैं और इसे हम बेथ्यू बराई के नाम से जानते हैं, सुप्रीम गॉड गॉड ऑफ बोडोज। और इनका भी बिलीफ पंचतंत्र पे है, या पांच आपके जो एलिमेंट्स हैं उन पर है, एयर सन अर्थ फायर और स्काई। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है 26 तारीख को। और 26 तारीख को जो आपका यहाँ पे बागेश्वर धाम है, वहां पर 251 कपल्स का मैरिज कराया जाएगा, शादी कराई जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि में शंकर जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। अब बागेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वहां पर जाके उन्होंने मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट को का फाउंडेशन स्टोन रखा है। लगभग 2 से 3 सालों में ये फाउंडेशन स्टोन, मतलब ये जो रिसर्च सेंटर है, ये बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ पर? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। लगभग 10 एकड़ ऑफ लैंड में 100 बेड फैसिलिटी के साथ ये पहला फेज इसका रेडी हो रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ इस कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को तैयार किया जा रहा है, जहां पे अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटी है उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कैंसर का। और आने वाले 2 से 3 सालों में ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रेपुटेशन 2025। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने यहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग की है। और टॉप 10 में क्या, टॉप 100 में भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे शामिल नहीं है। टोटल 300 इंस्टीट्यूट को फीचर किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, और 14 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 14वीं बार लगातार ये टॉप पर है। सेकेंड प्लेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एमआईटी आपको सेकेंड प्लेस पर देखने को मिल जाएगी। ना बात करते इंडिया के बारे में। तो इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, इसकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। पहले ये 101 से लेकर 125 के बीच में आती थी, अब ये 201 से 300 के बीच में आ रही है। आईआईटी दिल्ली भी स्लिप हो चुकी है 201 से 300 के बैंड में। आईआईटी मद्रास भी आपको 201 से 300 के बैंड में देखने को मिल जाएगा। क्लियर। और आईआईटी बॉम्बे तो इस लिस्ट से रिमूव ही हो चुका है। तो भारत की यूनिवर्सिटीज की जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, उतनी बेहतर आपको नहीं दिख रही है। पहली बार भुवनेश्वर की एक यूनिवर्सिटी है जिसको रैंकिंग किया गया है 201 से 300 के बैंड में, जिसका नाम है शिक्षा ओ अनुसंधान। ठीक है, एसओए। नेक्स्ट है विस्लरी। आप सभी को पता है कि विस्लरी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? दीपिका पादुकोण है। बिस्लरी एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई जॉइन हैंड टू रिस्टोर हेरिटेज वाटर बॉडी। अब आप लोगों ने सुना होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका एक सीएसआर प्रोग्राम होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। वैसे ही बिस्लरी का जो सीएसआर प्रोग्राम है उसका नाम है नई उम्मीद। क्या नाम है? नई उम्मीद है। इसके अंदर जो अलग अलग हेरिटेज वाटर बॉडीज हैं उनका कंजर्वेशन करने का काम बिस्लरी करती है। So Bisleri International has signed MOU with the Archaeological Survey of India under the Adopt a Heritage 2.0 program to restore and conserve historic water bodies at the heritage site across India. और ये इनका एक CSR प्रोग्राम है जिसका नाम है नई उम्मीद। इनिशियल फेज में 4 हिस्टोरिक वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई किया है जिनका रिनोवेशन किया जाएगा।
कौन कौन सा है? एक है चांद बाउरी जो कि राजस्थान में है, बाउरी एट नीमाराना ये भी राजस्थान में है, पद्मा एंड रानी तालाब एट रणथंभौर फोर्ट ये राजस्थान में है, एंड बूढ़ा बूढ़ी पॉन्ड एट द कलिंजर फोर्ट ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो पॉन्ड और तालाब है, बावरी है, इनका कंजर्वेशन करने का काम बिस्लरी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। क्लियर? चलिए अब उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड असेंबली ने रिसेंटली एक बिल को अमेंड किया है जिसका नाम है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड मैनेजमेंट एक्ट 1950। इसको अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इस बिल में क्या कहा गया है कि कोई भी आउटसाइडर जो उत्तराखंड का नहीं है, कोई भी आउटसाइडर 13 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट में जमीन को नहीं खरीद सकता। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लैंड को परचेज नहीं किया जा सकता। द विल बैन पीपल फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम बाइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लैंड इन 11 ऑफ द स्टेट 13 डिस्ट्रिक्ट। जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये जो नया बिल होगा इसे हम क्या कहेंगे? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 अमेंडेड एक्ट 2025 के नाम से इसे जाना जाएगा। इसमें कहा है कि कोई भी नॉन रेसिडेंट जो उत्तराखंड से नहीं है, बाहर का है, वो केवल और केवल 250 स्क्वायर मीटर की रेसिडेंशियल जमीन को खरीद कर सकता है। मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड को तो आप खरीद ही नहीं सकते। अगर आपको रेसिडेंशियल जमीन खरीदनी है तो आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो केवल 250 स्क्वायर मीटर का ही है कि नॉन रेसिडेंशियल जो उत्तराखंड के रहवासी नहीं है वो केवल 250 स्क्वायर मीटर के एरिया को ही परचेस कर सकते हैं रेसिडेंशियल लैंड को। लेकिन एक फैमिली से केवल एक ही व्यक्ति 250 स्क्वायर मीटर को खरीद सकता है, एक ही फैमिली से 2 व्यक्ति से नहीं खरीद सकते। क्लियर? ये बात इसमें मेंशन की है। इसके अलावा जो करंट अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या है, जो प्रोविजन था कि आपका जो एक्सेसिव लैंड है मोर देन 12.5 एकड़ का, आप इसे टूरिज्म के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बेच सकते हैं, इसको भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन एट दार्जिलिंग जू। जब यहाँ ओपन करने की बात हुई थी तब भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जू में ओपन किया गया है, जो कि फुली ऑपरेशनल हो चुका है। इसका फॉर्मेशन जुलाई 2024 में किया था और जुलाई 2024 से अभी तक यहाँ पर कई सारे डीएनए और टिश्यू सैंपल को कलेक्ट किया गया है। लगभग 60 एनिमल और 23 स्पीसीज के एनिमल टिश्यूज और डीएनए को यहाँ पर प्रोक्योर किया गया है, कलेक्ट करने का काम किया है। जियो बैंक क्या होता है? तो जियो बैंक में हमारे जो इंडेंजर एनिमल्स होते हैं उनके जीन्स को, उनके टिश्यूज को, सेल्स को, हम उनके जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनको फ्रोजन फॉर्म में फ्रीज करके प्रिजर्व करने का काम करते हैं। अगर कोई एक ऐसा एनिमल है जो इंडेंजर है और फ्यूचर में जाके वो एक्सटेंट हो गया, अगर उसके जीन्स हमारे पास होंगे तो हम उसको क्या करेंगे? उसको हम लैब में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सभी इंडेंजर्स एनिमल्स के टिश्यूज को, जेनेटिक मटेरियल्स को फ्रोज करके फ्रोजन फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है बायो बैंक में, जिसमें सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्टिव सैंपल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें क्रायोजेनिक कंडीशन मतलब -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ये जो कंजर्वेशन प्लान है वो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। अभी तो इसको हमने पहला, ये बायोलॉजिकल पार्क है ना, पहला बायो बैंक है, तो ये जो पहला बायो बैंक है वो हमने पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में ओपन किया है। फ्यूचर में हम इसे दिल्ली नेशनल जू और नंदन कानन जू में उड़ीसा में ओपन करने का काम करेंगे। और हमने यहाँ पे अमेरिकन ब्लैक फुटेड फेरेट एंड नॉर्थ नदन जो वन हॉर्न राइनो, इसके डीएनए को प्रिजर्व करके इसको ब्रीडिंग कराने का काम किया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट विल लॉन्च प्रगति पथ स्कीम टू इम्प्रूव रूरल रोड नेटवर्क। प्रगति पथ, तो जितने भी रूरल विलेजेस हैं उनमें यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा अंडर द प्रगति पथ। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रगति पथ स्कीम को लॉन्च किया है अपने बजट में। यहाँ पे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर आपको सिद्धारमैया देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 50-50 किलोमीटर की हम 189 जो रूरल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है जिनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बनाया है और नम्मा ग्रामा नम्मा रास्ते योजना के अंदर बनाया गया है और इनको अब रिपेयर करने की जरूरत है, तो ऐसी 7101 किलोमीटर की रोड को हम रिपेयर करने का काम भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में
50-100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है अंडर द प्रगति पथ स्कीम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इंडिया लीड द वर्ल्ड इन द राइजिंग फंड थ्रू द आईपीओ इन 2024। अब यहाँ पे देखेंगे 2024 में इंडिया लीड कर रहा है जिसने आईपीओ के जरिए फंड को रेज किया है। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 यहाँ पे पब्लिश की है। इंडस वैली रिपोर्ट को मुंबई बेस्ड ब्लूम वेंचर एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड निकालता है, रिलीज करता है। इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ के बारे में बात की गई है। इसमें कहा है कि इंडियन कंपनी ने 2024 में $19.5 बिलियन के फंड को रेज किया है आईपीओ के जरिए, जो कि पूरे वर्ल्ड के कंट्रीब्यूशन का 23% आपको देखने को मिल जाएगा। हमने 2024 में 268 आईपीओ को रिलीज किया है। 268 आईपीओ में से 90 जो हैं वो आपके मेन बोर्ड में लिस्टेड है और 178 जो कंपनीज के आईपीओ हैं वो आपके एसएमई एरियाज में लिस्टेड है। लगभग $19.5 बिलियन हमने फंड को रेज किया है आईपीओ के जरिए। सबसे बड़ा जो आईपीओ 2024 में हमने रिलीज किया था वो हुंडई मोटर्स का था। ये आईपीओ की वैल्यू $3.31 बिलियन की आपको देखने को मिल जाएगी। और जो हुंडई का आईपीओ रिलीज हुआ था ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईपीओ कितना है? $5.1 बिलियन का है। इसको अमेरिका की लीनेज कंपनी ने रिलीज करने का काम किया था। क्लियर है? चलिए अगली कहानी समझेंगे हम इरडई के बारे में। इरडई फॉर्म कमिटी अंडर द एक्स सेबी चेयरमैन दिनेश कुमार खारा टू रिव्यू इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट। अब इंश्योरेंस सेक्टर में हमें रिफॉर्म करने हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस फैसिलिटी हो। तो इसके लिए एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई है और इस 7 मेंबर की जो कमेटी है उसको लीड कौन कर रहा है? एक्स एसबीआई चेयरमैन, एसबीआई के जो पूर्व चेयरमैन रह चुके दिनेश कुमार खारा जी इसको लीड करने का काम कर रहे हैं और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। इस कमेटी का फॉर्मेशन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। कमेटी टू रिव्यू एंड इंप्लीमेंट चेंज टू द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। तो 1938 के जो इंश्योरेंस एक्ट है उसको रिव्यू करेंगे, चेंजेस करने की जरूरत है तो चेंज भी करेंगे। अगर अब बात करें प्रेजेंटली हमारे देश में 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में काम कर रही हैं। अब यहाँ पे पहले जो आपका चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, पहले जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म प्रपोज किए गए हैं वो क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये की गई थी कि हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें हम 100% तक एफडीआई लेकर आएंगे। अभी 74% एफडीआई है तो 100% की बात पहले प्रपोज की गई थी। फिर अगर हम बात करते हैं कंपोजिट लाइसेंस फॉर इंश्योरर्स, तो यहाँ पे कंपोजिट लाइसेंस ऑफर किया जाएगा कि आप जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों सेक्टर में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे रिड्यूस कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे जो मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको भी रिड्यूस करने के लिए प्रपोजल पहले दिया जा चुका है। नेक्स्ट है इरडई लॉन्च बीमा एएसबीए। अब यहाँ पे देखिएगा होता क्या है, जैसे कि मुझे कोई बीमा कराना है, कोई एक इंश्योरेंस मुझे कराना है और हो सकता है वो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस में कई सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते हैं, आपको प्रीमियम पे करना होता है। अभी तक आपकी जो कंपनी है, आपकी जो पार्टी है, आपकी उस पार्टी ने इंश्योरेंस को अप्रूव नहीं किया है, केवल आपकी प्रोसीजर चल रही है और आपने प्रीमियम पे कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि पहले मेरी पॉलिसी अप्रूव हो जाए उसके बाद मैं प्रीमियम पे करूं। तो आप अपने प्रीमियम को कुछ समय के लिए 14 डेज तक के लिए आप क्या कर सकते हो, उसे ब्लॉक कर सकते हो। ये फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो इरडई हैज इंट्रोड्यूस बीमा एएसबीए यूपीआई बेस्ड सिस्टम फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, जो कि 1 मार्च 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, बीमा एएसबीए का मतलब है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट और ये फैसिलिटी आपको यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे अवेलेबल होगी। इसमें जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने फंड को ब्लॉक कर सकता है अपने ही अकाउंट में। जब पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी तभी वो डेबिट होगा। ठीक है, और अगर पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं हुई तो आपका जो ब्लॉक अमाउंट है वो डेबिट नहीं होगा, वो आपके अकाउंट में, मतलब आपके अकाउंट में ही रहेगा, वो वापस आपके अकाउंट में ही रहेगा, मतलब पॉलिसी जो होल्डर्स, पॉलिसी जो मेकर्स हैं उनके पास नहीं जाएगा। ठीक है, इफ द पॉलिसी इज एक्सेप्टेड द ब्लॉक अमाउंट इज डेबिटेड। अगर पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाती है तो ही अमाउंट डेबिट होगा। इफ द रिजेक्टेड और कैंसिल द फुल अमाउंट इज रिलीज्ड बैक टू द पॉलिसी होल्डर अकाउंट। ये फैसिलिटी यहाँ पर है, 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। दिस फीचर इंश्योर दैट पॉलिसी होल्डर हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर मनी अंडर द अंडर राइटिंग प्रोसेस इज कंप्लीट।
और यहाँ पर आपका जो होल्डिंग चार्जेस है, मतलब यहाँ पे कोई भी होल्डिंग चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। मैक्सिमम आप 14 डेज तक अमाउंट को होल्ड कर सकते हो। अगर 14 डेज आपने अमाउंट को होल्ड किया है और जो आपकी पॉलिसी कंपनी है उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो ब्लॉक अकाउंट अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पे बजाज आलियांज पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस हैज इंट्रोड्यूस बीमा एएसबीए, बिकम द फर्स्ट इंश्योरर इन द इंडिया टू इम्प्लीमेंट द इरडई बैक्ड फैसिलिटी। और 22 फरवरी 2025 को इन्होंने ये फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसमें पॉलिसी होल्डर अप टू 2 लाख रुपीस तक के अमाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं अपने अकाउंट में यूजिंग द यूपीआई वन टाइम मैंडेट। ठीक है, यहाँ पे यूपीआई से आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। जब आपका पॉलिसी अप्रूव होगा तभी आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, अदरवाइज ये पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। मैक्सिमम आप 14 डेज तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इससे आती है, पहली चीज। तो दूसरा, नो रिफंड डिले। अगर पॉलिसी रिजेक्ट हो गई तो आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर केयर को बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फंड आपके अकाउंट में ही रिलीज हो जाएगा। और अनलाइक ट्रेडिशनल पेमेंट वेयर द फंड आर ट्रांसफर इमीडिएटली, पॉलिसी होल्डर कंटिन्यू अर्निंग इंटरेस्ट ऑन देयर मनी अंटिल द पेमेंट इज फाइनलाइज। तो इंटरेस्ट अर्निंग की बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्लियर? डन। तो चलिए कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने 24 फरवरी को कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़े थे, क्या क्या सीखा था, एक बार वन लाइनर फॉर्मेट में हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ तक की सारी मैटर क्लियर हो रही। अगर कोई भी डाउट करंट अफेयर्स में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हमने 24 फरवरी को क्या क्या देखा था। तो शक्तिकांत दास जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। 1 अप्रैल से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। आरएसएस का एक नया हेडक्वार्टर इनॉग्रेट हुआ है केशव कुंज नई दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन को अटेंड करेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इनको इनवाइट किया गया है। गुजरात ने जी सफल स्कीम को लॉन्च किया जिसमें 50,000 अंडर प्रिविलेज वीमेन को अपलिफ्ट किया जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट ने 1 ईयर का बैन इम्पोज किया है गुटखा एंड पान मसाला में। राजस्थान गवर्नमेंट के हमने पहले ग्रीन बजट पे कल डिस्कशन किया था। लेंसेट स्टडी के अकॉर्डिंगली भारत में जो सुसाइड रेट है वो 30% ड्रॉप हुए हैं। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन काउंट की गई है। दुलारी कन्या स्कीम को रिवैम्प किया गया है। अब 20,000 की जगह 30,000 रुपए का एफडी दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कैश पटेल जो है वो 9th डायरेक्टर एफबीआई के बन चुके हैं। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी जिनका नाम है जॉन मैकफॉल, इन्हें सिलेक्ट किया गया है अपकमिंग आईएसएस मिशन के लिए। एशिया एंड पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट हमने देखी थी, जिसमें सबसे क्रिटिकल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 आपको देखने को मिल जाएगा। पंकज आडवाणी ने 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप दोहा कतार में जीत ली है। मोहम्मद सामी जो है वो फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए जिन्होंने 200 ओडीआई विकेट लिए हैं। फिर 139 आर्टिस्ट ने 24 घंटे तक क्लासिकल डांस किया था खजुराहो डांस फेस्टिवल में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्वा राजकुमार को ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड मिला है। नीता अंबानी को गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स साइटेशन अवार्ड दिया गया है। फोर्ब्स में सावित्री जिंदल आपको 7th नंबर पे मिल जाएंगी। फिर जल थल रक्षा, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी बेट द्वारिका में गुजरात में। फिर न्यूटेला इन्वेंटर फ्रांसिस्को रिबेला का निधन हो चुका है। एंड नमिता गोखले की बुक है लाइफ ऑन मार्स, इसको रिलीज किया गया है। चलिए अब कुछ और बातें करेंगे लेकिन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप बाय विच कंट्री? तो हम सभी को पता है आयरन डोम सिस्टम किसका है। आयरन डोम सिस्टम इजराइल का है। फिलहाल में न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि वो डेवलप करेंगे आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूसियल जो आपकी क्रूज मिसाइल है उससे कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा। ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये इजराइल का सिस्टम है जो कि इंटरसेप्ट कर सकता है रॉकेट को एयर्स में, जिसको राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस ने मिलकर डिजाइन किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर? आंसर क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास। ठीक है, सॉरी, हाँ शक्तिकांत दास सही हो जाएगा, इसको सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, अदरवाइज पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, होम मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 नाम आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, हु वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप बाय रिकॉलिंग 80 डिजिट इन द 13.50 सेकेंड्स। आंसर हो जाएगा विश्वा राजकुमार। इन्होंने 80 डिजिट को 13 सेकेंड्स में याद किया, रिकॉग्नाइज किया है। Who has received the insignia the Knight Commanded of the Most Excellent Order of the British Empire? आंसर क्या हो जाएगा? सुनील भारती मित्तल। Narendra Modi will be the guest of honor at the Mauritius National Day celebration on the 12th of March. तो मॉरिशियस को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट कब मिली, आजादी कब मिली? आंसर हो जाएगा 1968 में, ऑप्शन नंबर सी। Recently, the Central has extended the tenure of नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे नीति आयोग की जो सीईओ है उनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम, और इनके टेन्योर को 1 साल के लिए रिसेंटली इंक्रीज किया है। नीति आयोग का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरमैन सुमन वेरी है, सीईओ आपको वीवीआर सुब्रमण्यम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। Which religion was recently recognized as an official religion in the Assam Bodoland territorial region? आंसर हो जाएगा Baithuism। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। Recently passed away Padma Shri awardee मायाधर राउत was associated with which profession? आंसर हो जाएगा ये उड़ीसी डांसर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट में दोनों क्वेश्चन है कि पीएम किसान स्कीम को कब लॉन्च किया गया था और ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा ने कहां पर हिट किया है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।